पितामही विद्यापीठ विभाग 3 कुटुंब शिक्षा, जिसके अंतर्गत 39 ग्रंथ हैं। क्रमांक 105, ग्रंथ क्रमांक 96, अध्याय 6, युवावस्था। यह 20 से 25 वर्ष की आयु का गट है। वैसे तो यह आयु गट 16 से 25 वर्ष का है, परंतु कई तो व्यवहारिक कारणों से इसे 2 गटों में विभाजित किया गया है। शास्त्रीय दृष्टि से यह ब्रह्मचर्य का काल है। सर्वमान्य लोग ब्रह्मचर्य को अविवाहित रहना ही समझते हैं। वास्तव में अविवाहित होना ब्रह्मचर्य का एक अंग तो है, परंतु अविवाहित रहने से भी कहीं उसके गट के पाठ्यक्रम का केंद्रवर्ती विषय अधिक है होना चाहिए। गृहस्थाश्रम इस विषय का मुख्य आयाम है, जिसमें एक है विवाह और दूसरा है अर्थार्जन। पूर्ण काल है। वहाँ ज्ञान साधना और अर्थार्जन हेतु साधना करना, यह मनुष्य जीवन के मुख्य आयाम होते हैं। विवाह घर का मामला है और अर्थार्जन विद्यालय का। दोनों में अर्थार्जन ही महत्वपूर्ण है। विवाह तो समय आने पर हो ही जाता है, अथवा अर्थार्जन ही विवाह हेतु योग्यता है। अतः उसकी ओर स्वतंत्र रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है। वास्तव में धारणाओं का बहुत गड्ढ हो गया है। अर्थार्जन को ही करियर मानना भी अनुचित धारणा ही है। इस गुत्थी को सुलझाना यह एक विषय है, और फिर उसके बारे में सम्यक ज्ञान देना दूसरा विषय है। इस गट का पाठ्यक्रम वास्तव में युवाओं और उनके माता पिताओं के लिए है। कारण यह है कि माता पिताओं को गटों के साथ साथ या स्वतंत्र इन विषयों से अवगत कराने की आवश्यकता है। साथ ही अधिकांश विषय युवक युवतियों के लिए एक समान होने पर भी कुछ मात्रा में दोनों की स्वतंत्र शिक्षा होना आवश्यक है। अर्थात बौद्धिक चर्चाएं साथ में ही होनी चाहिए। पाठ्यक्रम 1, जीवन की विभिन्न अवस्थाएं और युवावस्था। 2, ब्रह्मचर्य आश्रम स्वरूप एवं आवश्यकता। 3, अच्छी स्त्री और अच्छे पुरुष, अच्छी वधू और अच्छे वर के लक्षण और उनकी प्राप्ति के उपाय। 4, स्त्री पुरुष संबंध, सहजता और मर्यादा। 5, शारीरिक मानसिक बौद्धिक क्षमताओं का विकास। 6, शील चरित्र और संस्कारों का विकास और रक्षा। 7, ज्ञान साधना और व्यवहार साधना। 8, काम शिक्षा। 9, भारतीय समाज व्यवस्था और विवाह संस्था। 10, भारतीय संस्कृति और विवाह संस्था। 11, विवाह विषयक पाश्चात्य और भारतीय संकल्पना। 12, गृहस्थाश्रम अद्भुत भारतीय दृष्टि का उदाहरण। 13, गृह संचालन हेतु कुशलताओं की प्राप्ति। 14, अर्थार्जन का स्वरूप एवं अर्थार्जन हेतु योग्यता प्राप्त करने के उपाय। 15, युवावस्था, घर और समाज के लिए संपत्ति होगी कि जिम्मेदारी। 16, भारत भारतीयता और वर्तमान स्थिति में विश्व में भारत की भूमिका। 17, भारतीय जीवन दृष्टि, जीवन व्यवस्था और जीवन शैली। 18, वर्तमान विश्व के संकट और भारत पर उनका प्रभाव। 19, समृद्ध भारत और भारत की समृद्धि के माध्यम। 20, पितामही विद्यापीठ, संकल्पना एवं स्वरूप। 21, पितामही विद्यापीठ को युवाओं से अपेक्षा। पद्धति और सामग्री। 1, भाषण, प्रश्नोत्तरी, चर्चा सत्र और प्रबोधन का अधिकतम मात्रा में प्रयोग होना चाहिए। 2, इंटरनेट पर प्राप्त होने वाली विश्व की और भारत की जानकारी का प्रभुत मात्रा में प्रस्तुत करना चाहिए। 3, 1 सहस्त्र वर्ष के दीर्घ काल में विश्व भर के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और प्रवासियों ने भारत के बारे में क्या कहा है, उसकी प्रस्तुति विभिन्न माध्यमों के द्वारा होनी चाहिए। 4, देश भर के विद्वानों को इनके प्रबोधन हेतु आमंत्रित करना चाहिए। 5, शारीरिक मानसिक बौद्धिक स्वास्थ्य हेतु योग, व्यायाम और आहार विषयक प्रायोगिक सत्र होने चाहिए। 6, कार्यक्रमों के आयोजनों में सहभागिता के बाद उनके आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों पर चर्चा होनी चाहिए। 7,
वृद्धोपसेवन के विभिन्न तरीके अपनाकर अनेक विषयों की प्रायोगिक शिक्षा देनी चाहिए। 8. युवकों को और युवतियों के वाद विवाद का भी आयोजन हो सकता है। 9. शिविरों का आयोजन कर, दिनचर्या और यात्राओं का आयोजन कर सामाजिक व्यवहार की प्रायोगिक शिक्षा दी जानी चाहिए। 10. अपने अभिप्रायों के मुक्त रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता देने के बाद विनय, तर्क संगतता, उदार दृष्टिकोण, विशाल बुद्धि और संस्कारिता का महत्व समझाया जा सकता है। 11. अर्थशास्त्र और गृहशास्त्र के विषयों की गंभीरता, दोनों का आपसी संबंध और उनका स्वरूप यह निरंतर चर्चा के विषय बनने चाहिए। अस्तु। अध्याय 7 तरुण अवस्था। यह 16 से 20 वर्ष की आयु है। इसे सामान्य रूप से युवावस्था के साथ भी जोड़ा जाता है। जोड़ने में कोई अनुचित्य भी नहीं है, परंतु 16 से 25 ऐसे 10 वर्षों का विचार एक साथ करने के साथ वह यदि 2 विभागों में किया जाए तो अधिक सुविधा है। वैसे कई विषय तरुणावस्था और युवावस्था के लिए समान भी हो सकते हैं। इस अवस्था की मानसिकता मुक्ति की है। ये तरुण विद्यालय के गणवेश और अनुशासन से मुक्ति का अनुभव करते हैं। शारीरिक और मानसिक उद्वेग की यह अवस्था है। मानसिक विचलन भी बहुत रहता है। वे अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करते हैं और स्वतंत्रता चाहते भी हैं। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक परिपक्वता उनमें अपेक्षित तो होती ही है, परंतु यदि आज तक की शिक्षा ठीक नहीं हुई होती तो परिपक्वता होती नहीं है, इसलिए भटकने की संभावना अधिक रहती है। इस अवस्था के सारे पाठ्यक्रमों में माता पिता की सहभागिता होने की आवश्यकता है। माता पिता को इनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना है, फिर भी उन्हें सिखाना बहुत है। इस दृष्टि से माता पिता को सजग बनने की आवश्यकता है। यह आयु शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कठोर परिश्रम की आयु है। बौद्धिक दृष्टि से भी विवेक प्राप्त करने की आयु है। इसलिए घरों में शारीरिक क्षमताओं के विकास के लिए व्यायाम और मानसिक क्षमताओं के विकास की दृष्टि से ब्रह्मचर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्धि विकास की दृष्टि से चिंतन, सम्यक आकलन और निर्णय शक्ति के विकास हेतु उचित पद्धतियां अपनाई जानी चाहिए। पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन की क्षमता का विकास भी आवश्यक है। भावी जीवन की दिशा अब तक निश्चित हो जानी चाहिए। यदि हो गई है तो उसी का अभ्यास और योग्यता बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर यह पाठ्यक्रम बनाया गया है। पाठ्यक्रम 1. व्यायामशाला और योग केंद्र में नियमित अभ्यास। 2. संगीत और हस्तकौशल के अनेक कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता, कौशल विकास। 3. अर्थार्जन की कल्पनाएं, वास्तविकताएं और मार्ग। 4. धर्म के अविरुद्ध काम और अर्थ। 5. श्रीमद् भगवद गीता तथा अनेक स्त्रोतों का गान। 6. साहसिक तथा समस्या सुलझाने के उपक्रम। 7. समाज सेवा के उपक्रम। 8. विश्व का परिचय, विश्व स्थिति का आकलन और विश्व का मानसिक बौद्धिक प्रवास। 9. मैं यदि विश्व का सबसे बड़ा धनिक, सबसे बड़ा सत्तावान, सबसे अधिक बलवान, सबसे बड़ा विद्वान होता तो। 10. वे जब 16 वर्ष के थे, नचिकेता, शिवाजी, मार्कंडेय, कृष्ण, राम, लक्ष्मण आदि के चरित्र। 11. ग्रह कौशल तथा ग्रह संचालन। 12. शील, चरित्र, देशभक्ति, गुरुभक्ति, मातृपितृभक्ति। 13. वृद्धोपसेवन। 14. स्त्री पुरुष संबंधों की मर्यादा। 15. भारत, भारतीयता और भारतीय होने का गौरव। 16. दारिद्र्य, बेरोजगार, भ्रष्टाचार के कारण और उनके निवारण के उपाय। 17. असंस्कारिता, बलात्कार, अनाचार के कारण। 18. अस्वास्थ्य के कारण, परिणाम और उसके निवारण के उपाय। 19. सांप्रदायिक तनाव, आतंकवाद, लव जिहाद आदि का कारण, स्वरूप और उससे बचने के उपाय। 20. भारत को जानो। 21. भारत को विश्व गुरु बनाने हेतु हम क्या करें। 22. पितामही विद्यापीठ और मैं।
23 भारतीय शास्त्र ग्रंथों का परिचय। 24 व्यक्ति को पहचानने की शक्ति का विकास। 25 प्रदूषण के संकट का निवारण कैसे करें। पद्धति और प्रयोग। 1 इस पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु अधिक से अधिक प्रायोगिक कार्य होना चाहिए। इस दृष्टि से गतिविधियां, क्रियाकलाप, प्रकल्पों और कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। केवल सैद्धांतिक चर्चा फलदायी नहीं होगी। 2 यह सारा प्रायोगिक कार्य लिखित स्वरूप का नहीं होना चाहिए, क्रियात्मक स्वरूप का होना चाहिए। 3 समझदारी पूर्वक अपनाई गई बाध्यताओं को भी संभव बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए होटल का खाना नहीं खाना, सूती वेश ही पहनना, मोबाइल में गेम नहीं खेलना आदि। इन सब का मानसिक स्वीकार होना अधिक आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 4 इन सभी बातों का पता अभिभावकों को भी होना आवश्यक है, इसलिए उन्हें साथ रखने का भी यथासंभव प्रयास करना चाहिए। 5 प्रवचन, प्रदर्शनी निर्माण और दर्शन चर्चा गोष्ठियाँ भी उपयोगी हैं। 6 शिविर के माध्यम से दिनचर्या व्यवस्थित करना और सामूहिक जीवन का अनुभव देना हो सकता है। उसी प्रकार से विशिष्ट हेतु से दर्शन, देव दर्शन और देश दर्शन का कार्यक्रम हो सकता है। 7 श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ वार्तालाप के कार्यक्रम भी हो सकते हैं। 8 क्रिकेट, फिल्म जगत, उद्योग जगत के युवा और समझदार लोगों के साथ वार्तालाप का कार्यक्रम हो सकता है। यह इन्हें बाहर दिखने वाले वैभव के पीछे कितना परिश्रम और ध्येय निष्ठा है, इस बात का अनुभव करा सकें। 9 इस आयु वर्ग के छात्रों को गढ़ने की माता पिता को और शिक्षकों की क्षमता ही अधिक चिंता का विषय है, इसलिए इन दोनों के आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। कार्यक्रमों के नियोजन में भी अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। किशोर अवस्था, यह अवस्था 13, 14, 15 वर्ष की आयु की है। यह एक संक्रमण काल की अवस्था है। किशोरों को कभी लगता है कि वे बड़े हो गए हैं, कभी लगता है कि वे छोटे हैं। बड़ों को भी ऐसी ही स्थिति होती है। कभी तो उन्हें लगता है कि बच्चे अब बड़े हुए हैं, कभी लगता है कि वे अभी छोटे हैं। दोनों को यह लगता है। जब एक दूसरे से मेल नहीं खाता तब संघर्ष की स्थिति निर्माण होती है। इस स्थिति को बड़ों ने ही समझने की आवश्यकता है, इसलिए इस अवस्था हेतु निर्मित पाठ्यक्रम प्रथम तो बड़ों के लिए ही हैं। कम से कम यह उनके द्वारा संचालित होना चाहिए। यदि आज ऐसी स्थिति नहीं है तो वह कितनी जल्दी आ जाएगी और कैसे आ जाएगी, उसका विचार करना चाहिए, योजना करनी चाहिए। इस अवस्था का पाठ्यक्रम क्रियात्मक, प्रेरणात्मक और विचारात्मक होना चाहिए। क्रियात्मक में भी प्रयोगात्मक अधिक होना चाहिए। अनुमान, आकलन और निर्णय करने की दिशा में वे प्रगति कर सकें, सक्षम बन सकें, इस प्रकार का होना चाहिए। अपने आसपास के जगत के व्यवहारों की समझ प्राप्त कर सकें, ऐसा होना चाहिए। प्रश्नों, संकटों और समस्याओं को ढूंढना होता है, सामना भी करना होता है, इसका अनुभव कराने वाला होना चाहिए। सादगी, संतोष, परिश्रम, सेवा, श्रद्धा, विनय, अनुशासन आदि का महत्व इनकी समझ में आना चाहिए। सर्वशक्तियों की परीक्षा हो जानी चाहिए। साहस, निर्भयता, वीरता, सहनशक्ति आदि गुणों का विकास होना चाहिए। पाठ्यक्रम में इस प्रकार के क्रियाकलापों का समावेश हो जिसमें इन सबके लिए अवसर हो। साथ ही कला, रसिकता और परिष्कृत मनोरंजन की भी शिक्षा होनी चाहिए। 1 संस्कृति, विकृति, प्रकृति। संस्कृति और सभ्यता का अंतर, सौंदर्य, शिष्टता और छिछलापन। 2 सज्जनता और दुर्जनता का मनोभाव और व्यवहार। 3 क्रियात्मक मनोरंजन, संगीत, नृत्य, नाटक, खेल। 4 व्यायामशाला, योग केंद्र और खेल के मैदान में नित्य जाना। 5 सेवा, सत्संग, स्वाध्याय को दैनंदिन व्यवहार का हिस्सा बनाना। 6 देश की और घर की आर्थिक स्थिति और अर्थव्यवस्था का ज्ञान और भान। 7 अर्थव्यवस्था और आर्थिक आदतें। 8 अतिथि सत्कार। 9 गृह कौशल, घर के कामों में निपुणता। 10 दैनंदिन उपयोग की वस्तुओं की गुणवत्ता की परख और उपयोग का विवेक। 11 मूल्य, सिद्धांत और आदर्श। 12 भारत, भारतीयता और भारतीय होने का गौरव।
13 दायित्व बोध एवं निर्णय क्षमता। 14 धर्म और संस्कृति की परंपरा का निर्वहन। 15 भारतीय शास्त्र ग्रंथों का परिचय। 16 श्रीमद्भगवत गीता पाठ कंठस्थीकरण। 17 किशोर आदर्श चरित्रों का परिचय। 18 श्रेष्ठ वैज्ञानिकों, कलाकारों, विद्वानों का परिचय। 19 ज्ञानी, तपस्वी, ऋषि, कवि आदि का परिचय। 20 भारत की प्राचीनता और श्रेष्ठता का परिचय। पद्धति और प्रयोग। 1 यह केवल प्रवचन का विषय नहीं है, केवल प्रबोधनात्मक भी नहीं है, केवल जानकारी का भी नहीं है। यह तीनों पक्ष साथ साथ हैं। इस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। 2 किसी भी विषय की सांगोपांग चर्चा हो और विषय का मर्म समझ में आए, इस प्रकार से चर्चा का आयोजन होना चाहिए। निष्कर्षों का स्वीकार मन और बुद्धि से हो सके और व्यवहार में प्रतिबिंबित हो सके, इतनी परिणामकारी चर्चा तो होनी ही चाहिए। 3 इस दृष्टि से माता पिता और संतानों का और शिक्षक तथा छात्रों का संबंध श्रद्धा और विश्वास का बने, इस ओर ध्यान देना चाहिए। 4 व्यायाम, श्रम, योगाभ्यास, संगीत साधना और कलोपासना का समावेश अवश्य होना चाहिए। 5 शिविरों, कार्यालयों और गोष्ठियों का आयोजन कर प्रथम सहभागिता और बाद में दायित्व देना चाहिए। निर्णय लेने के अवसर निर्माण करना चाहिए। 6 साथ साथ काम करने के, सर्वसम्मति से निर्णय लेने के, सरोकार बनने के अवसर निर्माण करना चाहिए। यश भी सामूहिक बनना चाहिए। 7 स्पर्धा, संघर्ष और हिंसा को सदैव दूर रखना चाहिए। उसी प्रकार दंड, पुरस्कार, शर्त आदि को भी दूर रखना चाहिए। और कुछ नहीं मिलता है तो कुछ नहीं करना, ऐसी वृत्ति को पनपने नहीं देना चाहिए, और यदि पनपती है तो सावधानीपूर्वक दूर करना चाहिए। 8 परस्परावलंबन, स्वावलंबन और परावलंबन का अंतर समझकर संपूर्ण सृष्टि में परस्परावलंबन सर्वत्र दिखाई देता है, इस बात की समझ स्पष्ट बने, इस दृष्टि से प्रयोग, प्रकल्प, प्रदर्शनी, चर्चा और प्रवचन का आयोजन करना चाहिए। अध्याय 8 बाल अवस्था। अध्याय 8 बाल अवस्था। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु की है। इस अवस्था में चरित्र गठन होता है। इसका प्रमुख दायित्व माता पिता का होता है, इसलिए बाल अवस्था के छात्रों की शिक्षा में माता पिता को सहभागी बनाना चाहिए, चाहे छात्रों के साथ साथ, चाहे अलग से, परंतु इस विषय को लेकर माता पिता की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होनी ही चाहिए। इस अवस्था की शिक्षा के लिए सूत्र दिया गया है 10 वर्षाणि ताड़येत। यह कार्य भी माता पिता को ही करना है, परंतु यह बहुत सावधानी पूर्वक करना होता है, इसलिए भी माता पिता की शिक्षा आवश्यक है। कम से कम एक पीढ़ी के लिए तो यह आवश्यक है ही। आज के बाल जब माता पिता बन जाएंगे तब इसकी आवश्यकता कम होगी, अथवा कदाचित उसका स्वरूप बदलेगा। इस अवस्था की शिक्षा के 3 प्रमुख आयाम हैं। एक है सद्गुण और सदाचार, दूसरा है कौशल और तीसरा है जानकारी। सद्गुण और सदाचार के लिए प्रेरणा, कौशल के लिए प्रायोगिक कार्य और जानकारी के लिए पढ़ना, देखना, सुनना उपयोगी है। अर्थात तीनों का एक साथ मेल करना चाहिए, एक में अन्य दोनों होने चाहिए। इस आयु की शिक्षा में स्वैरता कम और नियोजन अधिक होना चाहिए। स्वैरता को आजकल स्वतंत्रता कहा जाता है। स्वतंत्रता का ऐसा गलत अर्थ छोड़ देना चाहिए। स्वतंत्रता का सही अर्थ लें तो भी उसमें विवेक शक्ति और निर्णय शक्ति की आवश्यकता होती है, जिनका विकास अभी होना है, हमें करना है। अतः उस अर्थ में भी यह स्वतंत्र नहीं अपितु नियोजित और निर्देशित अध्ययन का काल है। क्रियान्वयन के समय भी इसका ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम 1 अनेक प्रकार के कौशल, जिनमें व्यक्तिगत और पारिवारिक कार्यों का समावेश होता है। व्यक्तिगत कार्यों के उदाहरण हैं स्नान करना, कपड़े पहनना, बाल संवारना, भोजन करना, अपनी वस्तुएं व्यवस्थित रखना, जूते, मोजे, खिलौने, पुस्तक, बस्ता आदि साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना। पारिवारिक कार्यों के उदाहरण हैं झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, भोजन बनाने के अंगरूप छोटे छोटे काम करना, परोसना आदि।
ऐसे अनेक कामों की समावेशक सूची शिक्षकों को बनानी चाहिए। यह सूची बनाने में भी माता पिता का सहयोग लेना चाहिए। 2. विनयशीलता, नियम पालन, आज्ञा पालन, बड़ों की बात मानना, कोई भी काम पूर्ण करना, अच्छा करना और अच्छे मन से करना, संयम, परिश्रम, सेवा, सत्यवादिता आदि गुणों का विकास इस आयु के प्रमुख और महत्वपूर्ण अंग हैं। इनकी भी एक लंबी सूची बनाई जा सकती है और बनाई जानी चाहिए। इसी से चरित्र बनता है। 3. परिवार की जानकारी, पारिवारिक संबंध, वंश परंपरा, 7 या 14 पीढ़ियों की पहचान, कुल, गोत्र आदि की जानकारी देनी चाहिए। उसी प्रकार से संस्कृति, धर्म, व्रत, उत्सव, त्योहार, महापुरुष, तीर्थ क्षेत्र, इष्ट देवता, कुल देवता, विभिन्न देवी देवता आदि की जानकारी भी देनी चाहिए। हमारे शास्त्र ग्रंथों का परिचय करवाना चाहिए। 4. श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य सुभाषित, स्तोत्र, मंत्र आदि का पाठ करना आवश्यक है। रामायण, महाभारत की कथाएं, पुराण कथाएं आदि भी सुनाई जानी चाहिए। श्लोक, सूत्र, मंत्र, विभिन्न छंदों को सस्वर शुद्धि उच्चार से सिखाया जाना चाहिए। संगीत, संस्कृत भाषा, लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य, कला कारीगरी की वस्तुओं की निर्मित, विभिन्न खेल आदि में निपुणता आनी चाहिए। 5. व्यवहारिक सूझबूझ आदि बढ़ने की दिशा में गति बननी चाहिए। 6. भाषा प्रभुत्व पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। इस हेतु वाचन का रस जागृत होना आवश्यक है। पद्धति और प्रयोग। 1. छोटे छोटे नियमित रूप से किए जाने वाले कार्यों के अभ्यास वर्ग अत्यंत उपयोगी होंगे, परंतु इनका नित्य अभ्यास घरों में होता है और होना चाहिए। इस दृष्टि से घर का वातावरण अनुकूल बनना आवश्यक है। बच्चों की विद्यालय की पढ़ाई का और माता पिता का व्यवसाय हेतु घर से बाहर रहने का समय कम होना चाहिए। घर के लोगों की दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए। इस दृष्टि से माता पिता का प्रबोधन आवश्यक है। 2. माता पिता के लिए भी नियमित प्रबोधन और प्रशिक्षण की व्यवस्था होना आवश्यक है। 3. कथा कथन, नाटक, फिल्म दर्शन आदि कार्यक्रमों का आयोजन हो सकता है। इसमें कथा कथन सर्वाधिक मात्रा में होना चाहिए। 4. संगीत और नृत्य की कक्षाएं भी नियमित रूप से लग सकती हैं। इसमें विद्यालयों का सहयोग भी लिया जा सकता है। 5. शिविर, यात्रा, वनभोजन, संगीत सभा आदि के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। 6. इस आयु के छात्रों के लिए एक अच्छा ग्रंथालय होना चाहिए। ग्रंथालय के साथ साथ वाचनालय भी है तो बहुत लाभ होगा। 7. इसमें दादा दादी का सहयोग बहुत मूल्यवान है। वे कामों की प्रायोगिक शिक्षा में और कथा कथन में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। किंबहुना विद्यालयों में और घर में यह दायित्व उन्हें ही निभाना चाहिए। 8. विद्यालयों के विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सी बातों का समावेश हो सकता है, इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार विद्यालय और घर में दी जाने वाली शिक्षा में सामंजस्य बैठाना चाहिए। विभिन्न आयु वर्गों के लिए तैयार की गई पाठ्यक्रमों की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण पूर्ण हुआ। सबको लगा कि प्रारंभिक तौर पर यह कार्य अच्छा हुआ है। अब आचार्य वरदलक्ष्मी ने इस प्रस्तुति का समापन करते हुए कहा, मैं आप सबको इस प्रस्तुति के लिए हृदयपूर्वक बधाई देती हूँ। आपने बहुत विचार किया, परिश्रम भी किया। एक नई दिशा में आगे बढ़ने का यह प्रस्थान विद्यापीठ की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध होगी। अब हम कुछ बातों को स्पष्टतापूर्वक ध्यान में रखकर आगे बढ़ें। 1. हमें इस पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु जो अनेक कार्य करने हैं, उनमें एक है अच्छे ग्रंथालय का निर्माण करना। पाठ्यक्रम के हर मुद्दे को लेकर हम संदर्भ साहित्य की सूची तैयार करें और उन्हें प्राप्त करने का उद्यम शुरू कर दें। इस ग्रंथालय में छोटे छात्रों से लेकर विद्वान प्राध्यापकों एवं वक्ताओं के लिए पुस्तकें होना आवश्यक है। इसमें सुनने देखने के लिए दृश्य श्राव्य सामग्री का भी समावेश होगा, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। 2. दूसरी आवश्यकता है इस रूपरेखा को विस्तार से तैयार करने की। यह कार्य हमें शीघ्रतापूर्वक करना है। 3.
पाठ्यक्रमों की यह रूपरेखा सुनते समय मुझे तो लगा ही, साथ में आपको भी लगा होगा कि कई संदर्भ पुस्तकें हमें ही लिखकर तैयार करनी होंगी। इस विषय पर हम स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, परंतु इस कार्य में हम अनेक अनुभवी माता पिताओं, दादा दादियों और गृहिणियों की सहायता प्राप्त करने की, इस माध्यम से उन्हें विद्यापीठ के कार्य में जोड़ने की योजना बना सकते हैं। 4. ऐसा नहीं है कि हम यह सब होने तक क्रियान्वयन के लिए रुकेंगे। हम छोटी परंतु व्यवस्थित और प्रभावी शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए हम सभी वर्गों के लिए 1 वर्ष की निश्चित योजना बनाकर शुरुआत तो कर दी है। यह ठीक है कि यह बड़े पैमाने पर नहीं होगी, परंतु क्रियान्वयन होना तो अत्यंत आवश्यक है। 5. पाठ्यक्रमों की रूपरेखा की एक व्यवस्थित सुंदर पुस्तिका बनाकर हमें 100 व्यक्तियों को समीक्षा एवं प्रतिभाव के लिए भेजनी चाहिए। इन 100 व्यक्तियों में धर्माचार्य, विद्वान प्राध्यापक, समझदार गृहस्थाश्रमी, वानप्रस्थी और चिंतनशील एवं कार्यशील उद्योजक तथा शासन प्रशासन के प्रतिनिधियों का समावेश करना चाहिए। विभिन्न वर्गों की सहभागिता तो हम सुनिश्चित करेंगे ही, साथ ही सबको व्यक्तिगत रूप में विचार करने पर भी इसकी आवश्यकता प्रतीत होगी। 6. पाठ्यक्रमों के प्रमुख और उचित अंशों को हम सोशल मीडिया में भी प्रचारित एवं प्रसारित करें। साथ ही एक व्यापक संपर्क की योजना भी बनाई जानी चाहिए। हम सब इस कार्य में दक्ष हैं। हमारे घरों के छोटे सदस्य तो और भी दक्ष हैं, अतः उसका लाभ उठाया जाए। 7. यह कार्य सरल नहीं है, छोटा भी नहीं है, जल्दी होने वाला भी नहीं है, परंतु कठिन भी नहीं है। इसमें लगे रहने की बहुत आवश्यकता है, धैर्यपूर्वक इसे करने की आवश्यकता है। यह काम कम लोगों से होने वाला कार्य नहीं है, हमें अनेक लोगों की आवश्यकता होगी। ये सारी बातें ध्यान में रखकर हम उतना उत्साह बनाए रखें और लोगों को साथ लेते जाएं। 8. 2-3 मास के बाद हम एक बड़ी सभा का आयोजन करेंगे। इस सभा में संबंधित सभी वर्ग के लोग उपस्थित रहें, ऐसा प्रयास करेंगे। श्रोता के रूप में अधिक से अधिक नगरजन उपस्थित रहें, ऐसा भी प्रयास करेंगे। उस सभा में प्रस्तुत करने हेतु हम अच्छी तैयारी कर लें। अभी हम इस बैठक को यहीं समाप्त करेंगे। पुनः सबको बधाई। हरि ही ओम। व्यवहारिक समस्याओं के व्यवहारिक हल। आचार्य वरदलक्ष्मी दूरदर्शी थी, व्यवहार कुशल भी थी। साथ में जो आचार्यें थीं वे भी जीवन और जगत का अनुभव प्राप्त किए हुए थीं। विद्यालय शुरू होने से पूर्व ही उन्होंने संचालन के अनेक पहलुओं पर विचार किया था। अब उनके क्रियान्वयन का समय था। परिस्थिति को अप्रत्यक्ष संभालना था। 1. प्रथम प्रश्न था उत्साह के बने रहने का। पितामही विद्यापीठ शुरू हो रहा है, ऐसी घोषणा हुई। लोगों के मन में कुतूहल निर्माण हुआ। इसके विषय में चर्चा शुरू हुई। वह छोटे बड़े सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, ऐसा लगने लगा। उद्घाटन के अवसर पर स्वामी विश्वरूपानंद जी और आचार्य वरदलक्ष्मी जी के भाषण सुने। उससे तो सबके मन में आकर्षण पैदा हुआ। हम भी उसमें छात्र बनेंगे और अपने बच्चों को भी भेजेंगे, ऐसी भावना निर्माण हुई। आचार्यों ने संपर्क किया। परिणाम स्वरूप छात्रों के पंजीकरण की संख्या बढ़ने लगी, परंतु आचार्यों को पता था कि कक्षाएं शुरू होंगी तो यह प्रारंभिक उत्साह मंद पड़ने लगेगा, नियमितता कम होगी, लोग आना बंद कर देंगे, नए नहीं आएंगे, कभी समय से नहीं आएंगे, कभी पूर्ण समय नहीं बैठेंगे। यह सब मानव स्वभाव के अनुरूप ही था, अतः इसका विचार पहले ही होना था। उन्होंने इसी प्रश्न का हल पहले से करने की योजना बनाई थी। 2. दूसरा प्रश्न यह था कि इस विद्यापीठ में प्रवेश के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना था, अतः कक्षाओं में उपस्थित रहने का कोई बंधन नहीं था। बीच में से ही छोड़ देंगे तो कोई आर्थिक हानि होने वाली नहीं थी, अतः लोग इसे गंभीरता से नहीं लेंगे और नियमित बने नहीं रहेंगे। यह बहुत स्वाभाविक था। इसका उपाय करना कोई सरल काम नहीं था। 3. तीसरी बात यह थी कि यह कोई मनोरंजन कार्यक्रम नहीं था। यहाँ शिक्षा प्राप्त करनी थी या साधना करनी थी। साधना के लिए
संयम और समझदारी की आवश्यकता होती है, वह तो आज के समाज में बहुत कम दिखाई देता है। वृद्धों के लिए भी यह कोई भागवत कथा जैसा धार्मिक कार्यक्रम नहीं था। यह कोई संत महात्मा का आश्रम नहीं था। अतः स्वेच्छा से नियम पालन करवाना, नियमित उपस्थिति बनाए रखना सरल कार्य नहीं था। 4. चौथी बात यह थी कि इसमें पढ़ने से कोई भौतिक लाभ होने वाला नहीं था। इसकी परीक्षा में उत्तीर्ण होने से कोई प्रमाण पत्र भी नहीं मिलने वाला था। मिला भी तो उससे कोई नौकरी नहीं लगने वाली थी, कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलने वाला था। इस स्थिति में नियमितता बनाए रखना सरल नहीं था। 5. बात यह थी कि अध्ययन अध्यापन पद्धति यह सब के लिए सुलभ 20 व्याख्यानों की मालिका होगी। व्याख्यान सुनने के बाद श्रोता अपने अपने तरीके से चर्चागट बनाएंगे और चर्चा करेंगे। स्वाध्याय, चिंतन और जिज्ञासा समाधान श्रोता अपने अपने तरीके से करेंगे। आचार्यों का इसमें सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। आचार्य अपनी ओर से भी श्रोताओं के से संपर्क स्थापित करेंगे। पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बाद एक गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पाठ्यक्रम की समीक्षा होगी और आगामी समय के लिए परिवर्तन हेतु सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। विशेष, इस व्याख्यान माला में जिनकी पूर्ण उपस्थिति रहेगी और जिनका स्वाध्याय भी उत्तम होगा, उन्हें विद्यापीठ का सदस्य बनकर विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देने का, पत्रिका में लेख लिखने का अवसर प्राप्त होगा। यह उनके लिए गुरु दक्षिणा भी होगी। अस्तु। राम राम, राधे राधे, हरे कृष्ण।